9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार में क्या एक बार फिर से बड़ा खेला होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटू राम जो नाम उन्हें दिया गया उसे सच साबित करते हुए एक बार फिर से पूरी बाजी पलट दी और आरजेडी का साथ छोड़ते हुए एनडीए का दामन थाम लिया। लेकिन ये फैसला अब नीतीश कुमार की ही मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही अब विधायकों के बीच खटपट देखने के लिए मिल रही है। मांग की जा रही है मंत्रिमंडल में हमें जगह दी जाए और इसी बीच देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने भी अब आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है नीतीश कुमार को और कहा है कि हम 5 हैं, कम से कम हमें 2 मंत्री पद तो मिलने ही चाहिए। जबकि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को पहले ही मंत्रिमंडल में जगह दी जा चुकी है, लेकिन इस बात से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं जीतन राम मांझी। क्या कुछ जीतन राम मांझी ने कहा, पहले आप उनके बयान को सुनिए। और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जदयू में मिल गए हैं, उनको मिला या मिलेगा, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है और हमने मांग किया था और बात भी सही है कि मगध क्षेत्र एक तरफ शेड्यूल कास्ट की बहुलता है तो दूसरे तरफ सवर्णों में भी कदावर नेता की आवश्यकता है और सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं या नहीं। 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज जब पूछ रहे हैं तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए ताकि सवर्णों का वोट कंसोलिडेट होकर के हम लोग को मिले। इसलिए हमारी मांग है। तो 5 तारीख को होगा विस्तार। तो मैं तो समझता हूँ कि आपके माध्यम से अगर ये बात हो रही है तो उनके कानों में जाएगी। हालांकि हम मुख्यमंत्री से भी बात किया है और फिर नित्यानंद राय जी से बात किया है जो कोऑर्डिनेटर थे और अमित शाह जी से भी बात किया है। सिर्फ भाजपा के लोगों से हमारी बात नहीं हुई है, तो हम भाजपा के लोग से भी बात करना चाह रहे हैं कि आप मेजर दल हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप भी इस बात को रखिए कि ताकि हमको 2 पद लगता है। डिमांड्स यही है कि हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो इनजस्टिस होगा। वैसी परिस्थिति में हम नहीं समझते हैं कि मेरे साथ कोई इनजस्टिस होगा और मगर में सामाजिक वातावरण को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता है कि वहाँ 2 पद हमको मिले। एक शेड्यूल कास्ट का मिला है तो एक सवर्ण को मिला है। महागठबंधन से भी काफ़ी देखिए, डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। आज तक आप 44 वर्ष में हम अपने पे से हम काम चलाते हैं, हमको और पैसा का कोई आमदनी या कोई बचत नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में यदि कोई ऐसा पाल रखा हो कि जीतन मांझी को हम पैसा से या पद से तौलेगा तो उसकी मूर्खता होगी और वो नहीं समझता है कि एक बार जब कमिटमेंट जीतन मांझी कर दिया तो उस कमिटमेंट के लिए वो अंत तक रहेगा। और आज वही है, हम एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं। कोई भी कुछ कहेगा
हम पद हमारे सामने कुछ नहीं। तो देखा आपने और सुना भी, जिसके बाद लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार की मुश्किलें अब जीतन राम मांझी यहां पर बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके दावे लगातार किए भी जा रहे हैं। इसी से जुड़े देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ललन सिंह को लेकर के भले ये चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार नीतीश कुमार जब अपना पाला बदल रहे तो ललन सिंह को इस तमाम बातों की जानकारी थी और इन तमाम बातों पर चर्चा भी हुई थी। आखिरकार अध्यक्ष पद जब छोड़ने की बात आई तब जाकर के लोग इस तरीके की बातें करने लगे कि ललन सिंह जो है वो लालू प्रसाद यादव के लिए काम कर रहे हैं जेडीयू में रहते हुए, ये आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर के ललन सिंह ही इस जो है खांचे में फिट नहीं बैठते। जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान हो, बिहार में कुल मिलाकर के मौका परस्ती की राजनीति हो रही है। जिसको जैसा लूट खसोट की राजनीति समझ में आ रही है वो उस तरीके से कर रहे हैं। जीतन राम मांझी दलितों का वोट लेते हैं और जाकर के बैठ जाते हैं भाजपा की गोद में। फिर अचानक से उनको 1-1.5 साल के बाद समझ में आता है कि नहीं, भाजपा तो दलित विरोधी है, भाजपा तो पिछड़ा विरोधी है, तो हम फिर से एक बार वापसी पलटी मारते हैं और विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार दलितों को बेवकूफ़ बनाकर वोट हासिल करेंगे और फिर से अपनी राजनीतिक ताकत जो है वो स्थापित कर लेंगे। ठीक वही स्थिति जो है आप अन्य चेहरों की भी देखते हैं, मुकेश सहनी की भी देखते हैं जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपकी नीति स्पष्ट नहीं है, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार तो इसलिए भी चर्चा में आ जाते हैं क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा है, लंबे समय से वो इस तरीके के जो फैसले लेते रहे। लेकिन ये फैसला मात्र नीतीश कुमार ने नहीं लिया, ये फैसला बिहार के हर उस नेता ने लिया है जो जाति की राजनीति करता है और जाति की राजनीति करते हुए अपनी ताकत को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करता है। आज जीतन राम मांझी जो बोल रहे हैं कि उन्हें इस तरफ से ऑफर है या उस तरफ से ऑफर है और उनके पास जो है 5 विधायक है, एक एमएलसी है, 4 विधायक एमएलसी है, तो उनको एक और मंत्री पद चाहिए। लेकिन वही जीतन राम मांझी आपको चुनाव के बाद, लोकसभा के बाद जो है वो बिहार में, चूँकि उन्हें पता है कि विधानसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी के साथ जाने से उनका फ़ायदा होने वाला नहीं है और वहाँ पर क्षेत्रीय राजनीति का दबदबा है, इसलिए वो फिर से एक बार पलटी मारेंगे और लालू प्रसाद यादव के खेमे में आ जाएंगे जैसा नीतीश कुमार करते हैं। तो ये बिहार का कहीं ना कहीं भट्टाधार जो है वो बिठाने का काम बिहार के नेता कर रहे हैं। आज जीतन राम मांझी से आप पूछिए, आज मुकेश सहनी से आप पूछिए, चिराग पासवान से पूछिए, बिहार में कौन सी बड़ी फैक्ट्री उन्होंने लगाई है, बिहार में कौन सी बड़ी योजना उनके बलबूते पर आई है। चिराग पासवान तो बड़े पद पर थे, जीतन राम मांझी भी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, क्या काम किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, मात्र अपने परिवार को बढ़ावा देना। आज भी वो अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी उन्होंने अपने बेटे को जो है मंत्री पद दिलवाया है। तो आप सोचिए कि बिहार की जनता को लगातार जो है 20-25 वर्षों से मूर्ख बनाया जा रहा है और अभी भी आप कह सकते हैं कि मात्र इस बात की लड़ाई होती है कि बिहार में कौन सा पद किसके हिस्से में जाएगा। इस बात की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है कि बिहार का विकास कैसे होगा और बिहार सबसे पिछड़े राज्य के दर्जे से उठ करके एक अंक भी किसके जो है कार्यकाल में आगे बढ़ेगा। तो ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल जनता 24 के चुनाव में और 25 के चुनाव में पूछेगी। अबरार, एक आखिरी सवाल और रहेगा यहाँ पर, ये जानना चाहेंगे कि आरजेडी जो तमाम दावे फ्लोर टेस्ट को लेकर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी तक विधायकों का जो आंकड़ा है वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कोई बड़ा खेला जो है फ्लोर टेस्ट पर आरजेडी की तरफ से किया जाएगा या फिर आरजेडी जो है पूरी तरह से हार मान चुकी है? देखिए, कोई खेला नहीं होने वाला है, सब कुछ तय है। नीतीश कुमार सरकार बना चुके हैं, उनकी सरकार गिरने वाली नहीं है। अभी मैंने क्या बोला कि तमाम मौका परस्ती की राजनीति चल रही है, कोई भी नेता इस समय भाजपा के खिलाफ नहीं जाएगा, चाहे वो जीतन राम मांझी के गुट का हो, चिराग पासवान के गुट का हो, पशुपति पारस के गुट का हो या किसी भी गुट का हो, कोई भी नेता नहीं जाएगा। और ये सब के सब लिख करके ले लीजिए, विधानसभा चुनाव में जो है आरजेडी के साथ चले जाएंगे, कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से हमारे सहयोगियों ने भी साफ तौर पर कहा है कि वाकई में जीतन राम मांझी ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार से अब उनके विधायक भी खफा नजर आ रहे हैं। और अब ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत साबित करना है, इस कलह के चलते क्या वो पूरा करते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे या फिर मंत्री
मंत्रिमंडल में जगह ना मिलने की वजह से नीतीश कुमार के खिलाफ जीतन राम मांझी बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें तो मुख्यमंत्री पद ऑफर किया जा रहा था, और अगर मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार उन्हें जगह नहीं देते हैं तो क्या ऐसे में जीतन राम मांझी एक बार फिर से आरजेडी की तरफ रुख करते हुए नजर आ सकते हैं या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।